अस्सलाम 10th क्लास। आज हमने डिसऑर्डर्स ऑफ आई पढ़ने हैं। तो डिसऑर्डर्स पढ़ने से पहले हम ये देख लेते हैं कि लेंसेज जो है वो किस तरह से काम करते हैं। तो यहाँ पे दो तरह के लेंसेज हैं, एक है कन्वेक्स लेंस है, दूसरा है कनकेव लेंस है। जो कन्वेक्स लेंस होता है ना, इसकी खासियत होती है इसकी शेप की वजह से कि ये आने वाली लाइट रेस को एक पॉइंट पर फोकस करता है, जबकि जो कनकेव लेंस होता है ये आने वाली लाइट रेस को फैला देता है, यानी कि डाइवर्ज कर देता है। लेट्स से कि यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, कोई चीज़ पड़ी हुई है, लेट्स से यहाँ पे बॉल है, ठीक है। तो अगर आप इस बॉल को नज़दीक से देख रहे हो तो उस वक्त आपकी आंख यहाँ पे होगी, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपकी आई है। अब जो ये बॉल है, यहाँ से जो लाइट निकल रही है पहले वो ज़रा फैली होती है, एंड देन वही लाइट आगे जाके पैरेलल हो जाती है, यानी एक दूसरे के बराबर हो जाती है। अगर आप इसी ऑब्जेक्ट को यानी इस बॉल को दूर से देख रहे हो तो आपकी जो आई है वो यहाँ पे होगी, ऑब्जेक्ट वहीं पड़ा है लेकिन आप उसको दूर से देख रहे हो, तो उस वक्त आपकी आंख में जो लाइट जा रही है वो पैरेलल है, यानी एक दूसरे के बराबर है। लेकिन अगर यही आपकी आंख जो है वो इस ऑब्जेक्ट के पास होगी तो उस वक्त जो लाइट है वो ज़रा फैली हुई होगी, यानी कि पैरेलल नहीं होगी। इसका मतलब ये कि जब आप नज़दीक से कोई चीज़ देख रहे होते हो तो उस वक्त जो लाइट होती है वो आपकी आंख में जब जा रही होती है वो एक दूसरे से लाइट फैली हुई होती है। लेकिन जब आप उसी चीज़ को दूर से देख रहे होते हो तो जो लाइट है वो एक दूसरे के पैरेलल होती है। लेट्स से कि ये एक नॉर्मल आई है, नॉर्मल आई का रेटिना है, ये कॉर्निया है। अब होता क्या है कि एक नॉर्मल आई में लाइट जब आती है कॉर्निया इससे टकराती है, क्योंकि कॉर्निया की आप शेप देख सकते हो, इसकी जो शेप है ना वो कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स चीज़ से जब भी लाइट टकराएगी ना तो वो एक पॉइंट वो आगे जाके थोड़ी बेंड हो जाएगी लाइट। तो यहाँ से जब लाइट आती है तो थोड़ी सी आप देख सकते हो बेंड हो गई है, और बाकी की जो हमारी आंख का लेंस अल्लाह ने बनाया है वो कन्वेक्स है। तो कन्वेक्स उस आने वाली लाइट को मज़ीद फोकस कर देगी, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया। तो जो रेटिना है वहाँ पे लाइट का फोकस होना ज़रूरी है, तभी आपको क्लियरली वो चीज़ नज़र आएगी। जब तक लाइट जो है वो रेटिना पे फोकस नहीं होगी, रेटिना पे आके मिलेगी नहीं लाइट, तब तक हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र नहीं आएगा। अब डिसऑर्डर की सूरत में क्या होता है, क्योंकि ये पूरा आंख का आई बॉल है, तो यही आई बॉल आंख का जो है ये इलोंगेट हो जाता है, यानी कि आई बॉल लंबा हो जाता है। अब होता क्या है कि जब देखें यहाँ पे आप देख के बताएं कि ये लाइट है, ये पैरेलल है, तो ये कहाँ से आ रही होगी, मतलब ये चीज़ लाइट पैरेलल है। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जब लाइट पैरेलल हो तो इसका मतलब आप क्या कहाँ से देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, ठीक है। तो इस डायग्राम से हमें पता चल रहा है कि जो चीज़ आप देख रहे हो वो दूर से देख रहे हो। तो यानी कि दूर से लाइट आ रही है और वो लाइट जो है कॉर्निया ने थोड़ा सा बेंड किया, बाकी हमारी आंख के लेंस ने बेंड किया, लेकिन वो फोकस तो हो रही है, लेकिन रेटिना से पहले ही फोकस हो रही है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देख सकते हो नॉर्मली क्या होना था, यहाँ पे फोकस होना था, लेकिन क्योंकि आई बॉल लंबा हो गया तो वो लंबे आई बॉल की रेटिना तक पहुंच ही नहीं पाई लाइट। यानी कि प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ कि जो रेटिना इन फ्रंट ऑफ रेटिना, रेटिना के सामने ही लाइट आकर फोकस हो गई, रेटिना पर जाके फोकस नहीं हुई, ठीक है। तो ये एक प्रॉब्लम आ गई, यानी कि ये वाला जो केस है ये डिसऑर्डर है, जबकि जो ऊपर है वो नॉर्मल आई है। अब इस मसले को अगर हमने हल करना हो तो क्या किया जाएगा, हम ये चाहते हैं कि जो लाइट है ना वो लंबे आई बॉल की रेटिना तक जाए, यहाँ तक जाए। तो इसके लिए ना डॉक्टर फिर उसकी ग्लासेस लगाएगा ना, उस ग्लास का जो मिरर होगा ना वो कनकेव होगा। क्यों? क्योंकि जो लाइट है ना वो ज़्यादा आगे तक तभी जाएगी जब अगर वो पहले थोड़ी फैली हुई हो। तो फैलाने के लिए जो लेंस है वो भी हमने जैसे पढ़ा वो कनकेव होता है, तो हम कनकेव लेंस जो है वो उस मरीज़ को लगेगा, और उससे फिर ये होगा कि जो लाइट है वो थोड़ी फैल जाएगी, बाकी हमारी आंख का कॉर्निया उसको थोड़ा सा बेंड करेगा, बाकी हमारी लेंस आंख का लेंस उसको बेंड करेगा, और वो एग्जैक्टली जो है वो रेटिना पर जाकर लाइट फोकस होगी। इस तरीके से जो है ना जो ये डिसऑर्डर है इसको रेक्टिफाइड यानी कि हल किया जाता है। अब इसमें आपने देखा कि जो मरीज़ है उसको दूर का क्लियर नज़र नहीं आ रहा, यानी कि वो नज़दीक का देख सकता है। अब नज़दीक का वो क्यों देख सकता है? ख़राब आई बॉल के साथ, यानी कि अगर आई बॉल लंबा भी है तब भी वो दूर का दूर का जो है वो नज़दीक का जो है वो देख सकता है,
शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि इस कंडीशन को हम शॉर्ट साइटेडनेस इसलिए कहते हैं, शॉर्ट यानी नज़दीक का, साइड देखना, यानी कि शॉर्ट साइटेडनेस यानी वो नज़दीक का देख सकता है, दूर का वो नहीं देख सकता। डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स, जो ऑब्जेक्ट दूर है उनको वो क्लियरली नहीं देख सकता, जबकि पास वाले ऑब्जेक्ट्स को वो क्लियरली देख सकता है। लेकिन यहाँ पे दिमाग में क्वेश्चन ये आता है कि वो नज़दीक के जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको क्लियरली क्यों देख पा रहा है, हालांकि आईबॉल तो लंबा हो चुका है। तो जैसे मैंने पहले बताया कि जब भी हम कोई चीज़ नज़दीक से देख रहे होते हैं ना, तो उसमें जो लाइट होती है ना वो ज़रा डाइवर्ज हुई होती है, सही है ना। तो अब यहाँ पे, अब अगर आप देखें जब हमने इस मसले को हल किया था, तो जो ग्लासेस लगी थी वो कौन सी थी, जो क्या कर रहे हो, लाइट को क्या कर रहे हो, डाइवर्ज। यानी कि अगर आई बॉल बेशक लंबा हो गया है, तो जो लाइट है अगर वो किसी चीज़ के नज़दीक से आ रही है, मतलब क्या, कि अगर कोई चीज़ आप नज़दीक से देख रहे हो तो मतलब उससे लाइट क्या हो रही है, फैली हुई आ रही है, तो फैली हुई लाइट को ये एग्जैक्ट कहाँ पे फोकस कर देगा, रेटिना पे। तो यानी नज़दीक के देखने में मसला नहीं होगा, यहाँ पे मसला कहाँ पे होगा, अगर हम कोई ऑब्जेक्ट दूर से देख रहे हैं। तो शॉर्ट साइटेडनेस का सेकंड नेम है मायोपिया। क्योंकि मायोपिया का मतलब है नज़दीक, ओपिया रिलेटेड है वर्ड आई से, क्योंकि इसमें इंसान जो है वो नज़दीक का देख सकता है। अब हम देख लेते हैं कि नज़दीक की नज़र कमज़ोर कैसे होती है। जो शॉर्ट साइटेडनेस में आपने चीज़ें पढ़ी है ना, उसका उलट जो है ना वो हाइपरमेट्रोपिया में है। हाइपर यानी कि ज़्यादा, मेट्रोपिया कहते हैं डिस्टेंस को, यानी कि इसमें इंसान जो है ना वो ज़्यादा दूर का डिस्टेंस जो है वो देख सकता है, जबकि नज़दीक का उसको क्लियरली नज़र नहीं आएगा। अब होता है कि लेट्स से कि नॉर्मल आई है, ठीक है, नॉर्मल आई पे जैसे कि लाइट जो है एग्जैक्ट रेटिना पे फोकस फॉल करती है। अब इसमें जैसे कि इसमें जो है ना आईबॉल लंबा हो गया था, लेकिन इसमें क्या होगा, आईबॉल शॉर्ट हो जाएगा। आईबॉल इलोंगेट होने की वजह, यहाँ पे इलोंगेट हो गया था, बल्कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, शॉर्ट। अब होता क्या है कि जहाँ पे देखिए रेटिना पे, यहाँ पे लाइट फोकस करनी थी, अगर आप इसी पोजीशन को यहाँ पे देखें तो यहाँ पे करनी थी, लेकिन ये वाला आईबॉल क्या हो गया, शॉर्ट हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब एक पर्सन नज़दीक से देख रहा है, अब आपको समझ आएगी कि नज़दीक से देखती हुई चीज़ जो है उससे जो लाइट निकल रही है उसको ऐसे फैलाया हुआ है, क्यों है, क्योंकि इस वजह से, ठीक है, क्योंकि आप जब नज़दीक से देख रहे होंगे तो लाइट फैली हुई आपकी आंख में आएगी। तो इसमें ये होता है कि जो लाइट है वो पास से आ रही है। अब नॉर्मली जो है वो यहाँ तक पे फोकस हो जाएगी नॉर्मल आंख में, लेकिन जिसका आईबॉल शॉर्ट होगा उसमें जो लाइट है वो रेटिना के, ये रेटिना है, रेटिना के बिहाइंड पीछे चले जाएगी। ये रेटिना का सामने, ये रेटिना, यहाँ पे रेटिना के पहले आ गई थी और यहाँ पे रेटिना के पीछे चले गई ये लाइट। हम चाहते क्या है कि लाइट जो है वो शॉर्ट आई बॉल पे फोकस हो, यानी कि यहाँ पे आए। तो इसके लिए हम चाहेंगे कि लाइट रे ज़्यादा आगे को ना जाए, यानी कि वो पहले ही फोकस हो जाए। तो उसके लिए जो ग्लासेस होंगी वो कन्वेक्स मिरर वाली होंगी। तो जो लाइट है जब आएगी, जो ग्लासेस हैं उसके मिरर से होती हुई, वो थोड़ी सी, क्योंकि कन्वेक्स लेंस थोड़ा सा उसको क्या कर देगा, बेंड कर देगा, बाकी का आंख का कॉर्निया बेंड कर देगा और बाकी का हमारी आंख का लेंस बेंड कर देगा, तो एग्जैक्ट वो रेटिना पर फोकस हो जाएगी। इस तरीके से जो है शॉर्ट आई बॉल यानी कि जो हाइपरमेट्रोपिया है इस प्रॉब्लम को हल किया जा सकता है। अच्छा, जो हाइपरमेट्रोपिया है ना, इसको, इसका सेकंड नेम है लॉन्ग साइटेडनेस, क्योंकि आप इसमें दूर का देख सकते हो लेकिन नज़दीक का नहीं देख सकते। रीडिंग की तरफ चलते हैं। अच्छा, यहाँ पे एक साइन इन्फॉर्मेशन है जिसपे रनवे लाइट्स हैं। रनवे लाइट्स कौन सी होती है, ये जो रोड एयरपोर्ट्स वगैरह पे होता है, जिसके ऊपर आके एरोप्लेन वगैरह लैंड करता है, ठीक है, उसको हम रनवे कहते हैं। तो रन यानी चलना, वे रास्ता, उस रास्ते पे लाइट्स, यहाँ पे ना लाइट्स होती हैं जो कि रात के टाइम विजिबल होती हैं। अब एक पायलट के लिए ना कलर्स की पहचान होना बहुत ज़रूरी है ताकि वो पहचान सके। एयरक्राफ्ट कहते हैं ऐसी गाड़ी जो कि हवा में चलती हो, जैसे कि एरोप्लेन वगैरह हो गया।
तो एयरक्राफ्ट की पोजीशन लाइट्स होती हैं, यानी कि ये लाइट्स से जो हमें पता इससे पता चल जाएगा कि हमें एरोप्लेन वगैरह की पोजीशन का पता चल जाएगा। अब यहाँ पे ना डिफरेंट किस्म की लाइट्स होती हैं, जैसे कि इनमें से एक लाइट गन सिग्नल्स होते हैं। जो लाइट गन सिग्नल्स होते हैं ना, ये बताते हैं कि कहीं और जहाज़ तो नहीं आ रहा, ठीक है? इसके बाद आप देख सकते हैं एयरपोर्ट बीकॉन। एयरपोर्ट बीकॉन जो है ना, इससे हमें इन लाइट से हमें लोकेशन ऑफ एयरपोर्ट का पता चलता है। अप्रोच स्लोप इंडिकेटर्स, ठीक है? अप्रोच स्लोप, स्लोप कहते हैं ढलवान को, यानी कि ये लाइट बताती है क्योंकि जो एरोप्लेन है वो ज़रा ऐसे ढलवान इस तरह से जब लैंड कर रहा होता है, ठीक है? तो अप्रोच स्लोप इंडिकेटर, इंडिकेटर कहते हैं पता लगने को। तो ये लाइट्स की नेम्स हैं, ठीक है? उससे पता चल जाएगा कि जो जहाज़ है लैंडिंग के लिए वो कौन सा रास्ता फॉलो कर रहा है। चार्ट सिंबल से भी हमें पता चलता है कि जो एरोप्लेन वगैरह है उसका वो रास्ता तलाश करने में हेल्प मिलती है उसको, चार्ट सिग्नल से, सॉरी चार्ट सिंबल से। ख़ास तौर पे क्योंकि ये लाइट्स जो होती है ना, ये रात के टाइम काम देती हैं, क्योंकि अंधेरे की वजह से जो है ना, ये लाइट जो है ना वो एक जो पायलट है उसके लिए आसानी करती है। तो एक पायलट जो है ना, उनमें ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो परसीव कर सके, यानी कि वो समझ सके इन कलर्स को, जो कि ज़रूरी है उसकी सेफ परफॉर्मेंस के लिए ड्यूरिंग हीज और हर ड्यूटी। यहाँ पे रेक्टिफाइड का वर्ड है जिसका मतलब होता है इलाज करना या ठीक करना। नेक्स्ट है कंट्रीब्यूशन किरदार और मुस्लिम साइंटिस्ट, मुसलमान साइंसदानों का, जिसमें सबसे पहले है अली इब्न ईसा। ये एक मशहूर अरेबिक साइंटिस्ट है जिन्होंने लिखी 3 किताबें ऑफ्थेल्मोलॉजी पे। ऑफ्थेल्मोलॉजी क्या होती है पूछ लिया जाता है। तो ऑफ्थेल्मोलॉजी हम कहते हैं कि आईज़ की जो सर्जरी होती है ना और आँख की बीमारियों से मुतल्लक, ठीक है, उसकी स्टडी को हम ऑफ्थेल्मोलॉजी कहते हैं। तो ही डिस्क्राइब्ड, उन्होंने बयान किया 130 आँख की बीमारियाँ और 143 ड्रग्स को उन्होंने तजवीज़ की, प्रिस्क्राइब की उन बीमारियों के इलाज के लिए। इब्न हैशम जो थे, नेक्स्ट है जो कि एक अरेबिक साइंटिस्ट थे। उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन किरदार प्रिंसिपल असूल ऑफ आई, आंख एंड विजन देखने में। ही इज़ रिगार्डेड, वो माने जाते हैं फादर ऑफ ऑप्टिक्स। ऑप्टिक जो वर्ड है वो विजन और आंख से रिलेटेड है, तो वो फादर ऑफ ऑप्टिक्स भी माने जाते हैं। यहाँ से भी एमसीक्यूज आ सकता है, इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्टिक्स किसको कहते हैं? ऑप्टिक्स कहते हैं लाइट के बिहेवियर को, ठीक है? लाइट का बिहेवियर क्या होता है कि लेट्स से एक सरफेस है, तो लाइट आ रही है, वो टकरा के वापस जा रही है, ठीक है? लाइट अंदर गुजर जाती है, यानी कि लाइट ट्रांसमिट हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है, रिफ्रैक्ट हो रही है, ठीक है? तो इसको हम कहते हैं लाइट का बिहेवियर। तो उनकी किताब का नाम बुक ऑफ ऑप्टिक्स था, जिसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया और प्रूव किया मॉडर्न थ्योरी ऑफ विजन। अच्छा, थ्योरी ऑफ विजन क्या कहती है? ये बताती है प्रोसेस ऑफ सीइंग, और इमेज कैसे बनती है, तस्वीर कैसे बनती है। तो ये हम जो चीज़ को देखते हैं तो हमारे दिमाग में वो इमेज फॉर्मेशन कैसे होती है, तो वो थ्योरी ऑफ विजन है। उन्होंने डिस्कस किया द टॉपिक्स ऑफ मेडिसिन एंड आई सर्जरी अपनी किताब में, और उन्होंने बेशुमार इंप्रूवमेंट्स, बेहतरी लाई आँख की सर्जरी में, एंड एक्यूरेटली बहुत दुरुस्त तरीके से बयान किया प्रोसेस ऑफ साइट देखने का अमल, आँख का स्ट्रक्चर और इमेज की फॉर्मेशन आँख में, एंड विजुअल सिस्टम। अच्छा, विजुअल सिस्टम के अंदर ना आँख के वो तमाम हिस्से आ जाएंगे, वो तमाम पार्ट्स आ जाएंगे आँख या दिमाग के, जो कि देखने में इन्वॉल्व होते हैं। इब्न हैशम जो है उन्होंने डिस्क्राइब किया प्रिंसिपल्स ऑफ पिन होल कैमरा। अच्छा, पिन होल कैमरा क्या होता है? एक छोटा सा बॉक्स नुमा एक स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर छोटी सी पिन नुमा एक छोटा सा सुराख होता है। अब यहाँ पे एक फिल्म होती है, एक लेयर होती है, तो कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे जो पड़ा है उसको जब जो देखा अगर देखना है इस पिन होल कैमरे के ज़रिए, तो उस ऑब्जेक्ट से जो लाइट आएगी वो इस तरह से इस होल से गुजरती हुई जो है वो इमेज बना देगी इस फिल्म पे, इस लेयर पे। तो इसको कहते हैं, यानी कि एक छोटे से होल के ज़रिए जो है ना ऑब्जेक्ट जो है इस शय से जो लाइट आ रही है ना उसको आप देख सकते हो। अच्छा, इब्न अल हैशम जो है ना, उनकी जो किताब बुक ऑफ ऑप्टिक्स है ना, उनको न्यूटन की जो बुक है ना, आइजैक न्यूटन की बुक है, उनके बराबर का उनको रैंक मिला। क्योंकि जो आइजैक न्यूटन की बुक है बहुत ज़्यादा फिज़िक्स की तारीख में बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट और मीनिंगफुल यानी इन्फ्लुएंशियल बुक है, बहुत ज़्यादा असर रखने वाली किताब है। उनके बराबर जो है ना वो इब्न अल हाशम की किताब को जो है ना वो दर्जा मिला था।
उल्लू के बारे में यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन है, यहाँ से एमसीक्यूज भी आ सकता है कि जो उल्लू है ना वो दिन के टाइम नहीं देख सकता, उसकी वजह क्या है, यहाँ से पूछा पूछा भी जा सकता है कि वाई ऑयल इज़ नॉट एबल टू सी ड्यूरिंग डे टाइम। इसकी रीज़न ये है कि उनके उसके अंदर कॉन्स की डेफिशिएंसी होती है। कॉन्स आपको पता है वो सेल्स होते हैं जो कि कलर्स जो है वो डिटेक्ट करते हैं, ब्राइट लाइट होते हैं, लेकिन कॉन्स की ज़रूरत हमें ज़्यादातर दिन के टाइम होती है, तो इस वजह से वो दिन के टाइम नहीं देख सकता बिकॉज उसमें कॉन्स कम होते हैं। लेकिन उसमें रॉड ज़्यादा होते हैं, रॉड की ज़रूरत हमें रात के टाइम ज़्यादा होती है, इस वजह से वो रात के टाइम देख सकता है। और तमाम एनिमल्स जो हैं जो कि अपना शिकार रात के टाइम ढूंढते हैं, अपना खाना रात के टाइम ढूंढते हैं, उनके अंदर अल्लाह ताला की तरफ से रॉड्स जो है ना, रॉड सेल्स ज़्यादा होते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं ईयर के बारे में। ईयर का फंक्शन है कि इस ये देखने में हेल्प करता है, लेकिन देखने के अलावा ईयर हमारी बॉडी का बैलेंस जो है वो भी, और यानी कि बॉडी को इक्विलिब्रियम में रखता है, उसके बैलेंस को मेंटेन करता है। यूजुअली जैसे एमसीक्यूज आ जाते हैं ना कि ईयर का फंक्शन क्या है, तो बच्चों को लगता है बस विजन है, सॉरी हियरिंग है, कि कान का काम सिर्फ सुनना है, जबकि कान का काम सुनने के अलावा बॉडी को बैलेंस करना भी है। कैसे बॉडी को बैलेंस करना है, वो जब हम इसके फंक्शन पढ़ते हैं पार्ट्स के, फिर हम समझते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर के पार्ट्स की बात कर लेते हैं। तो जो हमारा ईयर है ना, ये 3 मेजर पार्ट्स में डिवाइड हो गया है। इसके 3 मेन हिस्से हैं। एक्सटर्नल ईयर है, ठीक है, और इसके बाद एक्सटर्नल ईयर में ये सारा पार्ट आ जाता है, मिडल ईयर में ये वाला पार्ट आ जाता है, और इनर ईयर में ये वाला पार्ट आ जाता है। तो सबसे पहले हम एक्सटर्नल ईयर की बात करें। एक्सटर्नल ईयर में जो हमारी कान का पिन्ना आ जाता है। अच्छा, एक्चुअल में ना जो पिन्ना है वो ये वाला स्ट्रक्चर है, ये वाला, ठीक है। तो इसको तो ईयर लोब कहते हैं। खैर, तो जो पिन्ना है ना, ये पिन्ना कार्टिलेज का मिलके बना होता है। आपको पता है कार्टिलेज एक कनेक्टिव टिश्यू है, ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। इसके अलावा इसका काम होता है कि जो साउंड वेव्स होती है ना, क्योंकि हमारे कान में जो वेव्स होती हैं, साउंड की लहरें, जैसे लाइट रेज होती हैं ना, इस तरह साउंड की जो लहरें होती हैं उनको साउंड वेव्स कहते हैं। तो जो साउंड वेव्स है ना, वो डायरेक्ट हमारे कान के कैनाल में जाए, उसके लिए ये जो पिन्ना है ना, ये उसको डायरेक्ट करता है, यानी उसको डायरेक्शन देता है कि जो साउंड वेव्स है ना वो ऑडोटरी कैनाल में चले जाए। ऑडोटरी का वर्ड जहाँ पे भी आया ना, ये लफ्ज़ रिलेटेड है सुनने के। तो ऑडोटरी कैनाल जो है, इसके अंदर जो है साउंड वेव्स चले जाती हैं। तो ये फंक्शन है इसका पिन्ने का, ठीक है, पिन्ना जो है। अब जो ऑडोटरी कैनाल, इस रास्ते के बाद जो साउंड वेव्स हैं वो चले जाती हैं, यहाँ पे एक मेम्ब्रेन होती है जिसको हम टिम्पैनम या ईयर ड्रम कहते हैं। बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, इसको हम ईयर ड्रम या टिम्पैनम कहते हैं। अच्छा, इसका फंक्शन जो है ना वो हम बाद में समझते हैं, पहले हम इस पार्ट्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले पिन्ना है, दैट इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज। फिर ऑडोटरी कैनाल है, ऑडोटरी कैनाल के अंदर ना 2 चीज़ें होती हैं, एक होती है वैक्स और एक होती है हेयर्स, ठीक है। अब जो ये वैक्स है ना, ये किससे मिलके बनी होती है? वैक्स के अंदर जो है ना वो ऑयल होता है, डेड स्किन सेल्स होते हैं, डस्ट वगैरह होती है, तो ये सब मिलकर वैक्स बनाते हैं। अब वैक्स का काम होता है, क्योंकि थोड़ी सी इसकी चिपचिपी नेचर होती है, तो कोई भी चीज़, यानी कि लेट्स से कि अगर कोई कीड़ा मकोड़ा, कोई ज़र्रा वगैरह कान में चला जाता है ना, तो ये इसके साथ चिपक जाता है, यानी कि वो कीड़ा मकोड़ा जो है ना वो नेक्स्ट कान के अंदर तक नहीं जा पाता। और जो हेयर्स होते हैं ना, इसका काम भी यही होता है कि कान को जो है ना वो डस्ट वगैरह से फ्री रखना, जो साउंड वेव्स आ रही है उसके साथ जो भी डस्ट है वो उसको जो है ना वो साफ़ करना, तो ये काम होता है, यानी ये प्रोटेक्शन में इसका रोल है। मज़ीद जो वैक्स और हेयर्स है ना, ये हमारे कान में जो एयर होती है ना, आ रही होती है, उसको उसमें नमी लेके आता है, या मतलब उसके टेम्परेचर को ना हमारी बॉडी के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करता है। तो ये 3 पार्ट्स, पिन्ना, ऑडिटरी कैनाल और टिम्पैनम, ये तीनों पार्ट्स आ जाते हैं आउटर ईयर के, यानी एक्सटर्नल ईयर के। इसके बाद आ जाता है मिडल ईयर। अब मिडल ईयर के अंदर ना यहाँ पे बोन्स आ जाती हैं जिनको हम ओसिकल्स कहते हैं, ठीक है। मिडल ईयर बोन्स को हम क्या कहते हैं? ओसिकल्स। अब इसमें 3 हड्डियाँ आ जाती हैं, एक आती है मैलस, इंकस और तीसरी है स्टेपस, ठीक है, यानी कि मैलस, इंकस और स्टेपस। अब जो ये स्टेपस है ना, इस हमारी बॉडी की सबसे छोटी हड्डी है, सबसे स्मॉलेस्ट बोन है। इसके बाद आ जाता है इनर ईयर। इनर ईयर में ना 3 पार्ट्स हैं इसके। जो सेंटर वाला पार्ट है ना, ये वाला सेंटर वाला पार्ट, इसको हम कहते हैं वेस्टिब्यूल। इसके पीछे ना 3 कनाल्स होते हैं जो कि सेमी हाफ, मतलब पूरी गोल नहीं होती, हाफ गोल होती है, जिनको इसी वजह से हम इसको कहते हैं सेमी सर्कुलर केनाल्स, ठीक है। ये सेमी सर्कुलर केनाल्स होती हैं जो कि वेस्टिब्यूल की बैक साइड पे होती है, लाइक पीछे वाली साइड पे होती है। और यहाँ पे कोक्लिया होता है, इसमें 3 डक्ट्स होती हैं, 3 नालियाँ होती हैं, 1 2 और 3।
यानी कि ना क्वाइल्ड बल खाई हुई नालियाँ होती हैं। जो इसकी सेंटर वाली डक्ट है ना, यहाँ पे सेल्स होते हैं, रिसेप्टर सेल्स जिनको हम कहते हैं, ठीक है। और इस कोक्लिया के अंदर ना फ्लूइड होता है, लाइक लिक्विड होता है। तो ये 3 पार्ट्स हो गए मिडल इसके इनर ईयर के। अच्छा, जो ये मिडल ईयर है ना, यहाँ से एक रास्ता निकलता है, इस रास्ते को हम कहते हैं यूस्टेकियन कैनाल। यूस्टेकियन कैनाल का काम ये होता है कि ये दोनों कानों में होता है, तो इस कान में और दूसरे कान के जो यूस्टेकियन कैनाल है, इसके दरमियान जो एयर है ना, उस एयर प्रेशर को जो मेंटेन करना इसका काम है। यानी जैसे हम स्वेलो करते हैं, मीन्स कि जब हम यॉर्निंग करते हैं, ठीक है, तो उस दौरान जो हमारी, जिसे हम कहते हैं ना कि आवाज़ें आती हैं, उस दौरान जो एयर का प्रेशर है ना, उसको बैलेंस करना यूस्टेकियन ट्यूब का काम है। इसके अलावा ना मिडल ईयर में ना 3 बोन्स के अलावा 2 पार्ट्स और आते हैं, वो है विंडोज़। जो स्टेपस है ना, स्टेपस, जब यहाँ पे जो आपको नज़र नहीं आ रही, बट इसके बिल्कुल जो जिसके साथ ये इसकी स्टेपस टच हो रही है, वो वहाँ होती है ओवल विंडो। उसकी शेप ना ऐसे होती है ओवल। इस ये भी बारीक सी एक विंडो होती है, यानी इसकी मेम्ब्रेन काफ़ी बारीक होती है, और यहाँ पे जो है ना बिल्कुल गोल राउंड विंडो होती है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारा जो कान है वो फंक्शन कैसे करता है। साउंड वेव्स आई ऑडिटरी कैनाल से होती हुई, साउंड वेव्स ईयर ड्रम के साथ टकराती है। तो बिल्कुल जिस तरह ड्रम नहीं होता, ढोल होता है, उसके साथ जो जब ढोल बजाने वाला जो स्टिक के जब लगाता है तो वो वाइब्रेट करते हैं ढोल, इसी तरह से जो ईयर ड्रम है ना, इसकी जो बारीक सी मेम्ब्रेन है ये वाइब्रेट करती है। ये वाइब्रेशन चले जाती है, मेलस को भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, इंकस भी वाइब्रेट करना शुरू कर देती है, और स्टेपस भी। तो स्टेपस के बाद आपको पता है ओवल विंडो है, तो ओवल विंडो इस वाइब्रेशन को किधर पहुंचा देगी, इस वाइब्रेशन को पहुंचा देगी इनर ईयर तक। अब वाइब्रेशन जब इनर ईयर में जाती है ना, तो उस वाइब्रेशन की वजह से कोक्लिया के अंदर जो लिक्विड है ना वो मूव करना शुरू कर देता है। जब कोक्लिया के अंदर जो लिक्विड है ना वो मूव करता है, तो दरमियान में मैंने बताया था रिसेप्टर सेल्स होते हैं, वो एक्टिव हो जाते हैं, जिसकी वजह से मैसेज जनरेट होता है, यानी नर्व इंपल्स जनरेट होती है। और उस मैसेज को जो है ना नर्व्स, यानी कि जो ये न्यूरॉन्स के पार्ट्स हैं, नर्व्स जो है ना, ये वेस्टिब्यूल से भी निकल रही होती हैं, और ये कोक्लिया से भी निकल रही होती है, सेमी सर्कुलर कैनाल से भी जो है ना नर्व्स निकल रही होती हैं। तो इन तमाम पार्ट्स जो नर्व्स है ना वो ब्रेन तक मैसेज ले जाएंगी। अब होता क्या है कि जब लिक्विड हिलता है ना, तो पहले मैसेज कहाँ से जाता है, कोक्लिया से मैसेज आता है, ठीक है। कोक्लिया से मैसेज जो है ना जब जाएगा ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट पे, तो इससे फिर जो मैसेज है जब ब्रेन के सेरिबेलम पार्ट तक जाएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि आपने क्या सुना है। देखिए, हम ऐसे लगता है कि जैसे सामने वाला बोल रहा है और फ़ौरन से आप सुन पा रहे हो उसको, तो इतनी जल्दी जो है ना आप उसको सुन पा रहे हो, कितनी जल्दी ये अमल होता है, कितनी जल्दी मैसेज ब्रेन तक जाता है, और आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपने क्या सुना है। यानी कि जो कान है ना, इसका काम आपको सुनाना नहीं है, इसका काम सिर्फ मैसेज जनरेट करना है। यानी कि साउंड वेव्स हेल्प करता है हियरिंग में, क्योंकि साउंड वेव्स लेता है, और जब तक ये साउंड वेव्स दिमाग तक नहीं जाएगी तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि आपने क्या सुना है। इसके अलावा जो इनर ईयर में सेमी सर्कुलर कैनाल्स है ना, और वेस्टिब्यूल है, इन दोनों का काम हेल्प करना है बॉडी को बैलेंस करने में। जैसे हमने स्टार्ट में पढ़ा था, तो सेमी सर्कुलर कैनाल से जो नर्व्स जा रही होती हैं, वो जा रही होती है हेड का, जो हमारे सर की जो पोजीशन है, यानी कि जब हम बैठे हुए हैं, लेटे हुए हैं, उस टाइम हमारा हेड सीधा है, टिल्टेड है, झुका हुआ है, तो इस पोजीशन को बैलेंस करना। और इसके अलावा जो है, जो वेस्टिब्यूल है, इसका काम होता है, वेस्टिब्यूल यहाँ से ना एमसीक्यूज आ जाता होता है, पूछ लिया जाता है वेस्टिब्यूल का क्या काम है, और इसका सेमी सर्कुलर कैनाल्स का क्या काम है। वेस्टिब्यूल का काम है कि इसने हमारी सर के अलावा जो बाकी की बॉडी है ना, उसकी पोजीशन को जो है ना इसने बैलेंस करना होता है। अगर आपको शॉर्ट में ईयर का फंक्शन आ गया, तो आपने बताना है कि ईयर जो है ना वो हेल्प करता है हियरिंग में और विजन में, और ये बॉडी को बैलेंस करता है। बाकी इसके पार्ट्स आ जाते हैं। पार्ट्स में जो है ना, एक्सटर्नल ईयर के 3 पार्ट्स हैं। पिन्ना की डेफिनेशन यहाँ से है, ब्रॉड चौड़ा एक्सटर्नल बाहर वाला हिस्सा होता है, कार्टिलेज का मिलके बना होता है, स्किन से कवर होता है। इसका फंक्शन यहाँ से आपने सेकंड पॉइंट बता देना है कि इसका फंक्शन है कि इसने डायरेक्शन देनी है साउंड वेव्स को ऑडिटरी कैनाल में। तो ऑडिटरी कैनाल का पूछ लिया जाए तो आपने कहना है ऑडिटरी कैनाल किसका पार्ट है। ऑडिटरी कैनाल जो है वो पार्ट है एक्सटर्नल ईयर का। ये इसका फर्स्ट पॉइंट आप बना सकते हो। सेकंड आप बता सकते हो कि ऑडिटरी कैनाल के अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होते हैं जो कि वैक्स प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और वैक्स और हेयर्स जो होते हैं, इनका रोल क्या है कि प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट, जर्म्स, जरासीम और डस्ट वगैरह से। इसके अलावा मेंटेन करते हैं टेम्परेचर एंड डैम्पनेस, नमी लेके आते हैं ऑडिटरी कैनाल में।
और इसके अलावा जो है ऑडिटरी कैनाल ईयर ड्रम की डेफिनेशन आ गई तो आपने यहाँ से बतानी है। ऑडिटरी कैनाल एंड्स इन ईयर ड्रम, और इसका सेकंड पॉइंट बताएंगे कि ईयर ड्रम जो है ना ये एक बारीक सी मेम्ब्रेन होती है, थिन मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट है मिडल ईयर। मिडल ईयर का फर्स्ट पॉइंट इसमें इसके आ जाएगा, ये चैम्बर खाना होता है और इसमें 3 हड्डियाँ होती हैं, जिसको हम मिडल ईयर ऑसिकल्स कहते हैं, जो कि चेन की शक्ल में होती हैं, और इन हरकत करने वाली हड्डियों को हम कहते हैं मैलस, इंकस एंड स्टेपस। ठीक है, तो मैलस के बारे में अगर पूछ लिया जाए तो आपने सबसे पहले बताना है कि मैलस किसका पार्ट है। मैलस इज अ बोन दैट इज प्रेजेंट या दैट इज पार्ट ऑफ मिडल ईयर। सेकेंड पॉइंट बताना है आपने, मैलस इज अटैच विद ईयर ड्रम, जिसके बाद इंकस आता है और देन फाइनली स्टेपस आ जाता है। ठीक है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि इंकस क्या है तो आपने यहाँ तक बता देना है, और अगर आपको यहाँ से, ठीक है, और अगर आपको स्टेपस का पूछ लिया जाए तो आपने यहाँ से जो है ना यहाँ तक स्टेपस का स्टेपस किसके साथ कनेक्ट होती है, ओवल विंडो। अगर ओवल विंडो की डेफिनेशन आ जाए आपने यहाँ से बतानी है कि स्टेपस इज कनेक्टेड विद अ मेम्ब्रेन कॉल्ड ओवल विंडो। ओवल विंडो सेपरेट्स मिडल ईयर विद इनर ईयर। ठीक है, तो यहाँ तक आपने ओवल विंडो का बता देना है। आप इसमें छोटी सी डायग्राम बना के भी ओवल विंडो का बता सकते हो। और अच्छा, बुक पे ना इन्होंने ना राउंड विंडो का फंक्शन नहीं बताया हुआ, क्योंकि जो ओवल विंडो है ना उसका काम तो यही है ना कि ओवल विंडो ने वाइब्रेशन को जो है ना वो इनर ईयर तक लेके जाना है। जैसे मैंने आपको बताया था कि ओवल विंडो का काम है कि इसने वाइब्रेशन को, यहाँ पे ओवल विंडो का काम है कि इसने वाइब्रेशन को इनर ईयर तक लेके जाना है। जबकि जो राउंड विंडो है ना इसका काम होता है कि जो इसने ना फ्लूइड की जो मूवमेंट होती है कान के अंदर उसको बैलेंस करना होता है। नेक्स्ट आ जाता है मिडल ईयर के बाद, अच्छा ये मिडल ईयर, मिडल ईयर जो है ना वो यूस्टेकियन ट्यूब का आ गया तो आपने यहाँ से बताना है, यानी कम्युनिकेट, यानी इसका कनेक्शन किसके साथ होता है, नेजल कैविटी। नेजल कैविटी अगर आप देखें जो हमारी नाक है, अगर हम नाक में कोई चीज़ डालते हैं तो उसका हमें जायका गले में महसूस होता है, या कान में कोई चीज़ डालें तो गले में महसूस होता है। वो इस वजह से क्योंकि हमारी जो नाक के अंदर खाली जगह नेजल कैविटी है, और उसके साथ एक कनेक्शन होता है मिडल ईयर का, किसके ज़रिए, यानी कि ये जो रास्ता है ना ये वाला, ठीक है, तो ये गले तक जा रहा होता है, यानी कि जो हमारा गला है ना वहाँ तक जा रहा होता है, और जो हमारी नाक है ना नेजल कैविटी, वहाँ का रास्ता भी जो है ना वो गले तक आ रहा होता है, तो इस तरह से उसका कनेक्शन इनके साथ हो जाता है। नेक्स्ट आ जाता है मिडल ईयर के बाद इनर ईयर। इनर ईयर के 3 पार्ट्स है, वेस्टिब्यूल, सेमी सर्कुलर कैनाल्स एंड कोक्लिया। वेस्टिब्यूल की डेफिनेशन इज अ प्रेजेंट द सेंटर ऑफ इनर ईयर। इन कैनाल्स को हम कहते हैं 3 कैनाल्स। यहाँ से डेफिनेशन है सेमी सर्कुलर कैनाल की जो पीछे पाई जाती है वेस्टिब्यूल की। इसके बाद कोक्लिया की डेफिनेशन यहाँ से आती है। कोक्लिया जो है वो 3 नालियों से मिलकर बना है, रैप लिपटा हुआ होता है इनटू अ क्वाइल ट्यूब, बल खाई हुई ट्यूब में। ठीक है, इसके बाद साउंड रिसेप्टर सेल्स पाए जाते हैं मिडल डक्ट ऑफ कोक्लिया। ठीक है, ये कोक्लिया का पॉइंट बना सकते हैं। मैं दोबारा बता देती हूँ, कोक्लिया का जो है ना आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है, 3 कैनाल्स का आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बताना है, वेस्टिब्यूल का आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बता देना है। ठीक है, यहाँ से वेस्टिब्यूल से। इसके बाद है सुनने का अमल। ये तो पहले हमने इसके पार्ट्स पढ़े हैं। सुनने का अमल जो है क्या होता है कि पिन्ना, अच्छा इसको ये जब आपने करना है ना याद, पहले आपने ना कान के जो पार्ट्स हैं ना उनकी तरतीब याद कर लेनी है। ठीक है, उस तरतीब को फॉलो करते ना ये बहुत आसानी से याद हो जाएगा। ये सिंपल बताया हुआ है कि पिन्ना से साउंड वेव्स आती हैं, फिर वो डॉटरी कैनाल में चले जाती हैं। ठीक है, फिर वो साउंड वेव टकराती हैं ईयर ड्रम के साथ। ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको बताया ना सारा यहाँ डायग्राम से, किस तरह से साउंड वेव्स आती हैं, टकराती हैं, वाइब्रेशन पास होती है, फिर मैसेज दिमाग तक जाता है, वही सारा बताया हुआ है इस पे। अच्छा, यहाँ पे एक साइन फॉर्मेशन है डीफनेस के बारे में। डीफनेस कहते हैं बहरापन, यानी सुन ना सकना, साउंडलेस, यानी कि ऐसी दुनिया जहाँ पे सुना ना जाए, यानी डीफनेस। तो डीफनेस की डेफिनेशन अगर आ जाए तो आपने बताना है कि ये एक ऐसी हालत होती है जिसमें हियरिंग, सुनना पॉसिबल नहीं होता। ठीक है, अब सेकंड पॉइंट आप बनाएंगे, खराबी आ जाती है ईयर ड्रम में, कोक्लिया में, मिडल ईयर ऑसिकल्स में, यानी कान के किसी भी पार्ट में अगर खराबी आ गई ना तो वो इंसान सुन नहीं सकेगा। या यूस्टेकियो ट्यूब में इन्फेक्शन हो जाए, क्योंकि इन्फेक्शन फैलता है अगर कान का कोई भी पार्ट खराब हो जाए ना। अब खराब कैसे हो सकता है, अगर बहुत ऊंची आवाज़ है तो उससे क्या होगा, डैमेज हो सकता है, हमारा ईयर ड्रम डैमेज हो सकता है। स्ट्रॉन्ग ब्लोज ऑन चीक, यानी गाल पे ज़ोरदार चमाटा। ठीक है, और पॉइंटेड नोकीली कोई भी ऑब्जेक्ट, जैसे आप पेंसिल वगैरह कान में डाल रही हूँ, या जो कान में ईयर इंटरिंग ऑडिटरी कैनाल। ठीक है, एंड अटैक फ्रॉम, कोई भी कीड़ा मकोड़ा जो है ना अगर वो कान के अंदर तक चला जाए और किसी भी पार्ट को अगर वो कट कर ले तो उससे भी जो है ना कान डैमेज हो सकता है।
तो अब देखिए ना, अगर लेट्स से ये डैमेज हो गया, ये डैमेज हो गया, कोई भी डैमेज हो गया, तो आपको पता है ये सारे पार्ट्स आपस में कनेक्टेड है, तो वाइब्रेशन पास होनी है। अगर एक पार्ट डैमेज हो गया, ये वाइब्रेशन सही से आगे को ट्रांसफर ही नहीं कर सकेगी। जब वाइब्रेशन ही नहीं जाएगी तो मैसेज ही नहीं सही से जनरेट होगा, जिसकी वजह से वो मैसेज ही जनरेट नहीं होगा, तो इंसान जो है ना वो सुन नहीं पाएगा। ये वाली जो साउंड फॉर्मेशन है ये क्लास में मैंने करवा दी थी, थंडरस्टॉर्म में लाइटनिंग वाली। बाकी ईयर जो है ना बॉडी बैलेंस को कैसे मेंटेन करता है, उसका फंक्शन यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें दो ही चीज़ों का फंक्शन बताया, एक सेमी सर्कुलर कैनाल का अगर पूछ लिया जाए फंक्शन, तो आपने यहाँ से लेके यहाँ तक बता देना है, और अगर वेस्टिब्यूल का फंक्शन आ गया तो आपने डेफिनेशन आ गई तो आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक बता देनी है। लास्ट पे आ जाता है एंडोक्राइन सिस्टम। अच्छा, ये सिस्टम ना हमारी बॉडी में है, तो इसमें ना ये सिस्टम मुश्तमिल है दो ग्लैंड्स पे। यानी कि ना हमारी बॉडी में ना जितनी भी ग्लैंड्स ऐसे स्ट्रक्चर को कहते हैं जो कुछ सक्रीट करे, खारिज करे। तो यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम में वो तमाम ग्लैंड्स आ जाएंगे जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, ठीक है। कौन सी ग्लैंड है? एंडोक्राइन। एंडोक्राइन सिस्टम में कौन से ग्लैंड्स आ जाएंगे? एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। अब ये सारे ग्लैंड्स मिलकर एंडोक्राइन सिस्टम बनाते हैं। एंडो कहते हैं अंदर को, क्राइन कहते हैं खारिज करना। यानी एंडोक्राइन ग्लैंड जो कुछ भी खारिज करेंगे वो किसके अंदर खारिज करेंगे? एंडो यानी अंदर, क्राइन सक्रीट करना, तो ये खारिज करेंगे ब्लड के अंदर। इसी वजह से हम इसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहते हैं, क्योंकि ये अपने जो सिक्रीशन है, जो कुछ ये खारिज करेंगे, क्या खारिज करेंगे? केमिकल्स खारिज करेंगे ना, तो वो केमिकल्स को हम कहते हैं हॉर्मोन्स। अच्छा, दो तरह के सिस्टम्स होते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम होता है और एक्सोक्राइन। एक्सो कहते हैं बाहर, यानी कि क्राइन खारिज करना। तो एक्सोक्राइन सिस्टम जो है ना, जो केमिकल्स हैं उसको बाहर खारिज करता है, यानी ब्लड के अंदर नहीं, बाहर। बाहर कहाँ पे? जैसे स्किन की सतह के ऊपर, जैसे पसीना हो गया बाहर, यानी कि जैसे हमारे मुंह के अंदर सलाइवा, तो वो बाहर ही है ना, यानी कि ब्लड के अंदर तो नहीं है ना सलाइवा। इसी तरह से टीयर्स, आंसू, वो भी सतह के ऊपर है, सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पे दो तरह के ग्लैंड्स हैं, एंडो और एक्सो। एंडोक्राइन सिस्टम में एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, एक्सोक्राइन सिस्टम में एक्सोक्राइन ग्लैंड्स है। एक्सोक्राइन सिस्टम जो केमिकल्स खारिज करता है उनको हम सिर्फ केमिकल्स कहेंगे, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम जो केमिकल्स खारिज करता है उन स्पेशल केमिकल्स को हम हॉर्मोन्स कहेंगे। तो इस चैप्टर में जैसे कि आपको पता है कि हमने हॉर्मोन्स के बारे में पढ़ा था, तो एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में, जैसे एग्जांपल के अगर हम देखें, एंडोक्राइन सिस्टम में जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं उसमें पिट्यूटरी ग्लैंड है, थायराइड ग्लैंड है, पैराथायराइड ग्लैंड है, वो सारे ग्लैंड्स के बारे में बड़ी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। जबकि जो एक्सोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, एक्सोक्राइन सिस्टम में क्या आते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड्स आते हैं। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं उनके अंदर, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए, तो जैसे मैंने अभी बताया, स्वेट ग्लैंड है जो पसीना खारिज करते हैं, टीयर्स ग्लैंड है जो आंसू खारिज करते हैं, स्लाइवरी ग्लैंड्स हैं, ठीक है, जो स्लाइवा को खारिज करते हैं। अच्छा, इनका डिफरेंस वगैरह सारा जो है वो मैंने आपको सेंड किया हुआ है। तो अगर आपको डेफिनेशन आपसे पूछ लिया जाए कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या है, ये इसका फंक्शन क्या है, तो आपने बताना है कि एंडोक्राइन सिस्टम क्या करते हैं। ये हमारी ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, मेंटेनेंस, हमारे ब्लड में ग्लूकोज कंसंट्रेशन को मेंटेन करते हैं, पानी को ऑब्जॉर्ब करते हैं। ये सब कुछ कैसे करते हैं ये बड़ी डिटेल के साथ हम पढ़ चुके हैं क्लास में, जब हमने ग्लैंड्स के फंक्शंस पढ़े थे, ठीक है। तो हमने सारे एंडोक्राइन सिस्टम को बड़ी डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ा है। एक्सोक्राइन सिस्टम को इतनी डिटेल से नहीं पढ़ा, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम को ज़्यादा डिटेल से पढ़ा है। तो ये सारा फंक्शन हो गया एंडोक्राइन सिस्टम का, ठीक है। इसके बाद हार्मोन की अगर डेफिनेशन आ गई तो आपने यहाँ से बताना है, हार्मोन एक खास किस्म का मैसेज होता है। तो ये मैसेज कौन सा मैसेज है? केमिकल्स मैसेज होते हैं, ठीक है। तो जिसको कौन तैयार करता है और कौन खारिज करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड तैयार भी करते हैं और उसको खारिज भी करते हैं। अच्छा, एक और डिफरेंस ये है एंडोक्राइन ग्लैंड में और एक्सोक्राइन ग्लैंड में या एक्सोक्राइन सिस्टम में, एक फ़र्क ये भी है कि जो एंडोक्राइन सिस्टम है ना, इसमें जो ग्लैंड्स होते हैं, इसमें जो स्ट्रक्चर्स हैं, ग्लैंड किसको कहते हैं? स्ट्रक्चर को। तो वो ग्लैंड, जैसे आपने पढ़ा था ना, पिट्यूटरी ग्लैंड होता है, ग्लैंड स्ट्रक्चर है जो क्या कर रहा है? खारिज कर रहा है। किसको खारिज कर रहा है? हार्मोन को खारिज कर रहा है, केमिकल को खारिज कर रहा है। तो ये अपने केमिकल्स आपको पता है ब्लड में तो खारिज करते हैं अंदर, एंडो अंदर, लेकिन वो जो ब्लड में जब वो खारिज करते हैं ना, तो इन स्ट्रक्चर्स के पास ना ऐसे नालियां होती हैं, सॉरी, नालियाँ नहीं होती। एंडोक्राइन के पास नालियाँ नहीं होती, जबकि एक्सोक्राइन के पास नालियाँ होती हैं। अगर आपको याद हो, जब मैंने आपको स्किन का स्ट्रक्चर बताया था, तो इस तरह से आपको याद हो, हमने पढ़ा था इस तरह से।
ऑयल ग्लैंड के बारे में। तो ये वाला है स्वेट ग्लैंड, ठीक है। तो स्वेट ग्लैंड में आप देख सकते हो कि इस तरह से, इस तरह से जो है ना नाली है, ये डक्ट है, यानी कि ये ग्लैंड है, ये है स्वेट ग्लैंड है और ये इसकी नाली है। यानी कि जो स्वेट ग्लैंड है, जैसे अभी हमने पढ़ा, ये किसके अंदर आते हैं, ये आते हैं स्वेट ग्लैंड्स वगैरह, ये आते हैं एक्सोक्राइन सिस्टम में। तो इनके पास नालियाँ होती हैं, जबकि एंडोक्राइन सिस्टम के पास डक्ट्स नहीं होती, ठीक है, उनके पास नालियाँ नहीं होती। एंडोक्राइन सिस्टम के पास डक्ट्स जो है ना वो नहीं है, इसी वजह से हम इसको कहते हैं कि इनके पास जो ग्लैंड्स है डक्टलेस है, नालियों के बगैर है। और ये अपनी सिक्रीशन को किधर भेजते हैं, डायरेक्ट इनटू द ब्लड। खैर यहाँ से आप बेशक इसका कुछ भी ना याद करें, यहाँ से जैसे एक हार्मोन की डेफिनेशन याद करनी है, ठीक है, और एंडोक्राइन सिस्टम का आप देख सकते हो, इसका फंक्शन देख सकते हो, या ना भी करे, बस ये इतना फंक्शन काफ़ी है। बाकी इसमें जो एंडोक्राइन सिस्टम और एक्सोक्राइन सिस्टम का डिफरेंस और एंडोक्राइन ग्लैंड्स और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स का जो डिफरेंस है वो मैंने सेंड किया हुआ है।